ये कहानी शुरू होती है 1940 के दशक के आखिरी सालों से। हैदराबाद के किंग कोठी पैलेस के एक अंधेरे कमरे में एक छोटी सी लकड़ी के मेज पर दुनिया की सबसे महंगी चीजों में से एक पड़ी थी, जैकब डायमंड। यह हीरा कोहिनूर के आकार से लगभग दोगुना था। इसकी कीमत इतनी थी कि इसे कई छोटे छोटे देशों को यूं ही खरीदा जा सकता था। लेकिन जो हैदराबाद के 7वें निजाम थे, इसे एक मामूली पेपर वेट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि उनके पुराने कागज पंखे की हवा के झोंक से उड़ न जाए। निजाम एक बहुत ही अजीब इंसान था। कहने को तो वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे, जो 1937 के टाइम मैगजीन के कवर पर अक्सर आया करते थे। उनके पास उनकी अपनी फौज थी, अपनी रेलगाड़ी थी, अपना पोस्ट ऑफिस था, अपनी करेंसी थी, अपना रेडियो स्टेशन था। लेकिन अजीब बात यह है कि वो आदमी जिसके पास अरबों की दौलत थी, वो फटे हुए मोजे को पहनता था, मेहमानों की छोड़ी हुई सिगरेट के टुकड़े को पी जाता था, अपनी महंगी रोल्स रॉयल गाड़ियों में कभी कभी कचरा उठवाता था। साल 1947 में ये कंजूस और सनकी राजा भारत के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत बन गया। अगर आप भारत के नक्शे को देखते हैं तो हैदराबाद रियासत भारत के पेट में फ्रांस देश के बराबर एक बहुत बड़ा इलाका है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाली सारी ट्रेन और सारी सड़कें यहीं से गुजरती थी। अब कल्पना करके देखिए कि हैदराबाद आज एक अलग देश होता तो भारत की स्थिति क्या होती। दिल्ली में बैठे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक रोज नक्शे पर उंगली फेरते हुए कहा कि हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह है। अगर इसका ऑपरेशन करके निकाला नहीं गया तो पूरे शरीर को खराब कर देगा। और इसीलिए कहानी हैदराबाद के भारत में विलय हो गई। ये कहानी ऑपरेशन पोलो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा मौर्य और आप देख रहे हैं हिस्ट्री। आज हिस्ट्री बुक को लेकर हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर कहानियों को आपको सुनाएंगे। आज की कहानी जो है हैदराबाद के भारत में विलय की। 15 अगस्त साल 1939 जब दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा, नेहरू भाषण दे रहे थे, तब हैदराबाद में सन्नाटा था। निजाम ने भारत के झंडे को फहराना जुर्म घोषित कर दिया। निजाम का सपना एक नए देश को बनाने का था, लेकिन निजाम अब बूढ़े हो चुके। ताकत एक नए जवान और बेहद ही खतरनाक आदमी के हाथ में आ चुकी। उसका नाम था कासिम रिजवी। कहने को तो रिजवी सिर्फ एक मामूली वकील था, लेकिन अपनी भड़काऊ बयानों और बातों से वो पावरफुल बन गया। निजाम भी उससे डरते थे। रिजवी ने अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाई थी, जिसे रजाकार कहा जाता है। आसान भाषा में कहे तो ये वर्दी वाले गुंडे थे। खाकी वर्दी, हाथ में तलवारें, कंधे पर पुरानी बंदूक और जुबान पर नफरत। 1947 के अंत तक इन रजाकारों की गिनती लगभग 2 लाख से अधिक हो गई थी। रिजवी ने एक रैली में तलवार लहराते हुए कहा कि दिल्ली वालों सुनो, हम सिर्फ हैदराबाद पर राज नहीं करेंगे, हम लाल किले पर भी अपना झंडा फहराएं। उस वक्त ये सिर्फ भड़काऊ बयान नहीं था, बल्कि जंग की धमकी थी। रजाकारों का काम था लोगों को डराना, ताकि कोई भी भारत में मिलने की बात ना करे। बहरानपल्ली नाम का एक ऐसा गांव था जिसने रजाकारों के सामने झुकने से मना कर दिया। गांव वालों ने अपने बचाव के लिए एक ऊंची मचान बनाई थी। जब रजाकार वहां पहुंचते तो गांव वाले गुलेल और पत्थरों से उनका मुकाबला करते।
गुस्साए रजाकारों ने गांव को घेर लिया और 90 से ज्यादा लोगों को गोलियां मार दी। मैसेज साफ था कि जो निजाम के खिलाफ बोलेगा उसका यही हाल किया जाए। और ये कहानी और भी आगे गई। रजाकारों ने एक यात्री ट्रेन को रोका। लोगों ने डर के मारे सीट के नीचे छिप गए। रजाकारों ने लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू किया। जब ये खबर दिल्ली पहुंची तो संसद में हंगामा मच गया। सरदार पटेल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन तब उनके हाथ बंधे हुए थे। इसके बाद भारत ने हैदराबाद के साथ एक समझौता किया कि हम हमला नहीं करेंगे, पर पटेल सही मौके का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अगर हिंदुओं को लगता है कि निजाम सिर्फ हिंदुओं का दुश्मन था तो ये गलत है। वो हर उस व्यक्ति का दुश्मन था जो सच बोल रहा था, जो भारत की बात करता था, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। हैदराबाद के एक जवान लेकिन पूरे देश में चल रही क्रांति, वे अखबार लिखते थे जो एक सच्चे देशभक्त थे, और उन्होंने अपने अखबार में लिखा कि निजाम को समझ जाना चाहिए कि हैदराबाद की भलाई इसी में है कि वो भारत के साथ मिल जाए, रजाकारों की बात ना माने। कासिम रिजवी ने उन्हें धमकी दी, कहा कि लिखना बंद कर दो वरना तुम्हारे हाथ काट देंगे। वो नहीं डरे, लेकिन 22 अगस्त 1948 की रात जब वे स्वयं अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे तो सुनसान सड़क पर रजाकारों ने उन्हें घेर लिया। एक रजाकार ने पूछा कि तुम स्वयं हो, वो जो भारत की तारीफ करता है? इससे पहले कि स्वयं कुछ बोले, उनका दाहिना हाथ जिससे वो लिखते थे तलवार से काट दिया गया। फिर दूसरा हाथ काट दिया और फिर गोली मार दी। मिलते हैं अगले वीडियो में पूरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।